हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि अपनी रिपोर्ट्स वापस लेकर आ रही होती है और साथ में वो ये बात भी कहती है कि 7 साल मैं लू के साथ रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे चाइल्ड के आने का कोई भी इम्कान नहीं है। अब तो मैं ये सोचकर बहुत ही ज्यादा सैड हो चुकी हूँ कि मेरा चाइल्ड क्यों नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जब वो घर वापस आती है तो तब वो चुपके से लू की बातें सुन लेती है। लू को असिस्टेंट बता रहा होता है कि उसकी सर्जरी हुई है और वो आज दोबारा से डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसको यही कह दिया है कि उसका IVF फेल हो चुका है। तो लू कहता है कि हाँ मैं जानता था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे भी शादी करना उससे एक मजबूरी थी। अगर वो लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर ना होती तो मैं कभी भी उससे शादी ना करता। ये सब कुछ सुनते ही जियांग के हाथ से वो रिपोर्ट गिर जाती है और वहाँ पर नॉइस प्रोड्यूस होती है। ये सब कुछ देखकर लू पीछे मुड़कर देखता है। वो जियांग के पास भागते हुए आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो, क्या बात है। तो जियांग उससे कहती है कि अच्छा, तो यानी कि उस दिन फायर से तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि तुम मुझसे शादी कर सको, मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा सको, है ना। ये सुनकर लू कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो जियांग कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि मेरी सिस्टर भी तो वहाँ पर थी ना जब उस बार में आग लगी थी, तो तब तुमने वहाँ पर मेरी सिस्टर को क्यों नहीं बचाया। लू कहता है क्योंकि तुम लीगल डॉटर हो अपनी फैमिली की और वो एक इलीगल डॉटर थी। तुम देखो, अगर मैं उससे शादी कर लेता तो लिन फैमिली की कोई भी प्रॉपर्टी मेरे हाथ न लग पाती। ये सुनकर वो और भी ज्यादा टूट जाती है और जियांग उसको कहती है कि 7 साल मैंने तुम्हारे साथ बर्बाद कर दिए हैं। अब मेरे मॉम डैड की डेथ के बाद तुमने अपने असल रंग मुझे दिखाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये सब कुछ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद वो लू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लू को सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसको धक्का दे देता है। वो बहुत जोर से नीचे गिरती है और वो कहती है कि इस लाइफ में अगर मैं जिंदा बच भी गई तब भी मैं तुमसे वापस कभी नहीं मिलने आऊंगी, और अगर मैं मर गई तो रीबॉर्न होने के बाद मैं तुमसे जरूर बदला लूंगी। ये सब कुछ कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर दूसरी तरफ उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई होती है और तभी जियांग की आंख खुलती है। वो कहती है कि अच्छा, तो यानी कि मैं 7 साल पहले वाले सीन में आ चुकी हूँ। फिर इतने में वो अंदर लू को आते हुए देखती है। उसको लगता है कि लू उसको बचाएगा, लेकिन वो भागते हुए उसकी सिस्टर के पास चला जाता है और उसको वो उठाकर बाहर निकल जाता है। ये सब कुछ देख के वो काफी हैरान होती है और वो कहती है कि इसने तो मुझसे कहा था कि इसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि हकीकत तो कुछ और ही है। फिर वो वहाँ पर बेहोश होने वाली होती है कि तभी एक फायर फाइटर आकर उसकी हेल्प करता है। वो उसको फौरन से अंदर लेकर आता है और उसको प्रोटेक्ट करके एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवा देता है। और दूसरी तरफ फिर फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसको उसकी मॉम कॉल करके ये बात कह रही होती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम शादी कब करोगे, बस मैं तो अब बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और तुमने जब भी शादी करनी है बस जल्दी करो अब। और तभी वो वहाँ से जियांग को गुजरते हुए देख लेता है तो वो अपने दिल में सिर्फ यही बात सोचता है कि क्या मैं तुम्हें याद भी रहूंगा या फिर नहीं। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग अपने घर पे होती है तो मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम लू के पास कब वापस जाओगी, तुम्हारी तो उससे बहुत ही जल्द शादी भी होने वाली है। जियांग कहती है कि मॉम मैं उससे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर मॉम काफी हैरान होती हैं और वो कहती हैं कि तुम तो उसको लाइक करती हो ना, तो फिर तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। ये सब कुछ सुनने के बाद वो कहती है कि मॉम मैं उसको लाइक नहीं करती, बल्कि बाई उसको लाइक करती है और वो भी बाई को लाइक करता है, तो इसीलिए मैं उसको उसके हाल पर छोड़ना चाहती हूँ। मॉम कहती है कि तुम एक बार फिर से सोच लो, ये ना हो कि तुम बाद में अनहैप्पी हो जाओ। जियांग कहती है कि मॉम प्लीज आप इन सब बातों को छोड़ दें। फिर उसके बाद वो मेड को ऑर्डर देती है कि मिस भाई का सारा सामान इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दो। और दूसरी तरफ फिर लू और बाई भी घर आ रही होती हैं तो वहाँ पर बाई अपना सारा सामान घर के बाहर देख लेती है। वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो लू कहता है कि चलो चल के अंदर पता करते हैं। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सामने ही उनको जियांग मिल जाती है। लू जियांग से कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर है और तुम इसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। जियांग कहती है कि देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये मेरी हाफ सिस्टर है और ये कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड भी नहीं है इस फैमिली की, तो इसीलिए हम लोग इसको अपने साथ नहीं रख सकते और ना ही अब हमारी फैमिली इसका बर्डन बर्दाश्त कर सकती है। अगर तुम इसे लव करते हो तो तुम इसे अपने साथ जहाँ लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इतने में वहाँ पर डैड भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जियांग तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो चुका है, तुम अपनी ही सिस्टर को इस घर से बाहर निकाल रही हो और किसी और के साथ रहने के लिए बोल रही हो। फिर जियांग कहती है कि डैड मुझे पता है कि आप भी एक स्कमबैग इंसान हैं, क्योंकि आपने भी अपनी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ ये सब कुछ किया था और अब ये आपकी इलीगल डॉटर है, अगर आप चाहें तो आप भी इस घर से जा सकते हैं। फिर उसके बाद लू कहता है कि तुम ये डैड से किस तरह से बात कर रही हो, तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो जियांग फिर खड़े होकर उसको जोर का थप्पड़ मार देती है और फिर वो मॉम से कहती है कि मॉम अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने डैड को तब्दील कर लें, मैं चाहती हूँ कि अब मेरे एक न्यू डैड आ जाएं। तो मॉम कहती हैं कि हाँ मुझे भी अब यही सही लगता है, क्योंकि अब मेरा भी इस स्कमबैग इंसान के साथ गुजारा बहुत ही मुश्किल है।
फिर वो वहाँ पर मेड को ऑर्डर देती हैं कि जाओ जाकर इन सबका सामान बाहर निकाल कर फेंक दो। थोड़ी देर में मेड वहाँ पर सारा सामान फेंक देती हैं और उन सब लोगों को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। बाहर आने के बाद बाई कहती है कि डैड अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। डैड कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि अब मैंने क्या करना है। वैसे भी तो लू उसका फियांसे है ना, और जियांग से उसकी बहुत ही जल्द शादी भी होने वाली है। इस तरह हम लोगों को हमारा बिजनेस वापस मिल सकता है। उन लोगों को लगता है कि वो लोग मुझे अपनी कंपनी से बाहर निकाल देंगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग को मॉम कहती है कि देखो मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। जियांग कहती है कि नहीं मॉम, अब वर्क आ चुका है, अब मैं देखती हूँ कि डैड और लू मेरे साथ गलत कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग फैंग से मिलती है। वो उससे कहती है कि तुम सच में फैंग हो ना? तो वो कहता है कि हाँ मैं फैंग हूँ, तुम्हारी सू का कजन। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है अब हम लोगों को अफेयर्स ब्यूरो जाना चाहिए। फैंग उससे कहता है कि ठीक है, तो यानी कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? जियांग कहती है कि हाँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये सब कुछ जल्दी हो जाए, ताकि जब मेरी शादी लू से हो रही हो तो वहाँ पर तुम्हें मैं अपने ग्रूम के साथ तब्दील कर दूँ। ये सुनकर फैंग काफी खुश हो जाता है और वो अंदर जाने लगता है। तभी जियांग उसको आवाज देती है और कहती है कि थोड़ा आराम से चलो, मैं इंजर्ड हूँ और मैं इतना तेज नहीं चल सकती। ये सब कुछ देखने के बाद फैंग उसको उठाकर अंदर लेकर जाने लगता है। ये देखकर जियांग काफी नर्वस फील करती है और वो कहती है कि प्लीज एक काम करो, तुम मुझे यहीं पर ही उतार दो, मैं खुद से अंदर चली जाऊंगी। लेकिन फैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तो वो याद करती है जब प्रीवियस लाइफ के अंदर लू के साथ रहते हुए वो इस तरह गिर जाया करती थी, तो तब लू उससे कहता था कि तुम पागल हो चुकी हो क्या, आंखें नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें नजर नहीं आता, इस तरह से हर जगह पर क्यों गिरती रहती हो। फिर प्रेजेंट सीन में जियांग कहती है कि मुझे लगता है कि प्रीवियस लाइफ में भी मुझे इसी को एज अ हस्बैंड सेलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इस लाइफ में मैं हर चीज बिल्कुल ठीक कर दूंगी। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अफेयर ब्यूरो से बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के पास उन लोगों के मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जियांग अपने दिल में कहती है कि मैरिज करना कितना ज्यादा आसान होता है ना, लेकिन पता नहीं कि मैं इस दफा भी मॉम बन पाऊंगी या फिर नहीं। फिर तभी फैंग उसको कंग्रेचुलेट्स करता है, उसके मोबाइल के अंदर अपना नंबर और अपने अपार्टमेंट का नेम भी सेव कर देता है, साथ वो उसको अपना बैंक कार्ड भी दे देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम अपने पास रख सकती हो। जियांग कहती है कि मुझे सबकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास वैसे ही बहुत अमीर फैमिली है और वो लोग मेरा खर्चा उठा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तो फैंग कहता है कि देखो अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए प्लीज तुम मुझे मना मत करना। ये सब कुछ देखकर वो काफी खुश हो जाती है। फिर जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक कार आकर रुकती है और वहाँ से लू और बाई भी बाहर निकलते हैं। लू कहता है कि क्या इसका मतलब है कि तुम इस इंसान के साथ शादी कर चुकी हो, तुम पागल हो चुकी हो क्या, बहुत जल्द हम लोग की शादी होने वाली थी। जियांग कहती है कि सॉरी, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली, मैं अब इसी लड़के के साथ रहूंगी जिसके साथ मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा चुकी हूँ। फिर उसके बाद वो उसके साथ स्कूटर पर बैठकर चली जाती है। जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो फैंग फिर जियांग से कहता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारी लाइफ बहुत ही लग्जरियस है और मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। मैं एक फायर फाइटर हूँ और मेरी सैलरी भी बहुत कम है, एक छोटे से घर में क्या तुम गुजारा कर पाओगी। जियांग कहती है कि देखो मुझे फायर फाइटर की जॉब वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो लोग हर इंसान की जान बचाते होते हैं और मुझे पता है कि तुम यूनिफॉर्म के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगोगे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सैलरी में गुजारा कर लूंगी। ये सुनकर फैंग बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसके बाद उसको घर ड्रॉप करता है। जियांग उससे कहती है कि अब हम लोग वेडिंग डे पर ही मिलेंगे। ये कह के वो अंदर चली जाती है। उसके बाद फैंग अपनी मॉम को कॉल करके बता देता है कि आपकी बहू मुझे मिल चुकी है, यानी मैंने शादी कर ली है, बस आप गिफ्ट्स का इंतजाम कर लें। और फिर दूसरी तरफ बहुत सारे गिफ्ट्स जियांग फैमिली में पहुंच चुके होते हैं। ये सब कुछ देखकर मॉम काफी हैरान होती है और वो कहती है कि वाह, मुझे तो लगता है कि फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है। और जियांग उन सारे गिफ्ट्स को देखकर सोचने लगती है कि उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इतने महंगे गिफ्ट्स खरीद सकता। क्या उसने ये सब कुछ ऑर्डर किया होगा? क्या वो मेरी मॉम को ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं? वो चाहता क्या है, मुझे उससे पूछना होगा। फिर वो उसको कॉल करके पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तो गिफ्ट्स बहुत महंगे हैं। तो वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी सेविंग्स के पैसे हैं, तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम को वो सब कुछ बहुत पसंद आएगा। ये सब कुछ सुनते ही वो कॉल कट कर देती है। फिर दूसरी तरफ एक इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि थोड़ी देर में उसके पास बाई और लू भी आ जाते हैं और बाई कहती है कि तुम्हें पता है तुमने एक बहुत ही गलत इंसान को चूज कर लिया है। लू कहता है कि देखो मैं तुमसे कभी भी दोबारा शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम किसी और आदमी के साथ शादी कर चुकी हो और तुम्हें पता है कि मैं तो सिर्फ बाई को ही लाइक करता हूँ। तो बाई कहती है कि तुम मुझे अपने इतने क्लोज मत करो, तुम देख रहे हो ना कि मेरी सिस्टर हम दोनों को देख रही है और वो काफी जेलस फील करेगी। यहाँ पर वो सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ पर फैंग भी आ जाता है। उसकी मॉम उसको कहती है कि चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो तभी वो याद करता है कि जियांग ने उससे कहा था
मुझे हिपोक्रेट लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे वैसे सीईओ बिल्कुल नहीं पसंद जो कि झूठ बोलते रहते हैं। मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। बस तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी ऐसा करोगे। तो फैंग कहता है कि प्लीज मॉम, इस बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे ना, अभी हम लोगों को चलना चाहिए। फिर उसके बाद वो फौरन से अंदर चला जाता है और मॉम उसको देखते हुए कहती है कि तुम्हारी तो आइडेंटिटी मैं रिवील करके ही रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और फिर दूसरी तरफ डैड भी बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं जियांग को और उसको कह रहे होते हैं कि देखो तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें मुझसे तो पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। और बाई वहाँ पर फिर सबको अनाउंस कर देती है कि ये किसी और से शादी कर चुकी है और वो इंसान बहुत ही ज्यादा गरीब है, यहाँ तक कि वो इसके तो एक्सपेंसेस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स जमा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज आप हमें बताएं कि आप किस इंसान से शादी कर चुकी हैं और क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सब कुछ सच है। जियांग कोई भी रिप्लाई नहीं करती। तभी डैड फिर उसको थप्पड़ मारने वाले होते हैं कि फैंग आकर उसको बचा लेता है। फिर उसके बाद वो सबको कहता है कि फैंग मुझसे शादी कर चुकी है और आज के बाद कोई भी आप में से जियांग को बुरा भला नहीं बोलेगा, वरना उसको सबसे पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। फिर उसके बाद लू कहता है कि अब तुम हमारे सामने नील डाउन करके अपोलोजाइज करोगे क्योंकि तुमने हमारी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की है यहाँ पर। तो फैंग कहता है कि देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और अगर हिम्मत है तो तुम आके हम लोगों को देख लो, मैं भी यहाँ पर जियांग के साथ ही खड़ा हूँ। और ये सब कुछ देखकर जियांग सोचने लगती है कि क्या वो सच में मेरे लिए स्टैंड ले रहा होगा। ये बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसके बाद फैंग सबके सामने जियांग को किस कर देता है। ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही ज्यादा हैरान था और बाई तब बेन से यही कहती है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, वो ये सब कुछ कर सकते हैं और तुम्हें इस सब के लिए जालिस नहीं होना चाहिए। और फिर इतने में मॉम वहाँ पर गार्ड्स को अपने साथ लेकर आ जाती है और गार्ड्स उन सब लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलने के बाद डैड कहते हैं कि अब तो सब कुछ हमारे हाथ से जा चुका है, तुम जानते हो ना कि अब वो मैरिड है, इसका मतलब है कि वो ग्रुप अब हमें नहीं मिल सकता। ये सब कुछ देखने के बाद लू कहता है कि नहीं, हम लोग अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो उन सबको कुछ प्लान बताने लग जाता है और दूसरी तरफ मॉम फिर फैंग को कहती है कि जाओ तुम मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकते हो। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो जियांग को उठाकर अपने साथ वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ जब फैंग की मॉम घर जा रही होती है तो वो कहती है कि ओह शिट, मैं तो उसको बताना ही भूल गई कि इसकी ट्रू आइडेंटिटी है क्या। और दूसरी तरफ जियांग काफी नर्वस बैठी हुई होती है। इतने में थोड़ी देर बाद फैंग उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसे फील कर रही हो। तो जियांग कोई भी बात नहीं कर पाती, वो बहुत ही डरी हुई होती है। तो वो उसको अपने क्लोज कर लेता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन वो सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं गेस्ट रूम में जाकर सो रहा हूँ, तुम भी सो जाना और रेस्ट करना। मैं जानता हूँ कि इस इवेंट के बाद तुम भी बहुत ही ज्यादा थक चुकी होगी। फिर उसके बाद वो बहुत ही जल्दी छुप जाती है ब्लैंकेट के अंदर। ये सब कुछ देखने के बाद फैंग अपने दिल में कहता है कि जब तुम मेरी क्लासमेट थी तब तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हुआ करती थी, तुम बहुत ही ज्यादा शरारती होती थी, हर चीज में अपना कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन ये सब कुछ तब तक था जब तक तुम्हें लू से लव नहीं हुआ। लू से लव के बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। तुम हंसना भूल चुकी थी, यहाँ तक कि तुम अपने आप को खो चुकी थी। फिर उसके बाद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बारिश हो भी रही है या फिर नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारे उसी चार्लिश बिहेवियर को बाहर लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारे उसी ओल्ड वर्जन को वापस कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मुझे तुम पहले की तरह ही ज्यादा अच्छी लगती हो। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग की आंख खुलती है तो वो किचन में जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि उसने उसके लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। ये सब कुछ देख के वो काफी हैरान होती है। वो कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैं ये सब कुछ कर लेती खुद से। तो फैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कल बहुत थक गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर देता हूँ और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अब खाओ मेरे साथ बैठकर। फिर वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके बाद जियांग को कंपनी से एक नोटिफिकेशन आती है और वो भागते हुए कंपनी की तरफ आती है। वहाँ पर वो देखती है कि हर तरफ नंबर प्लेट चेंज की जा रही होती हैं। देन उसके बाद वो अपने ऑफिस में आती है और वो बाई को देखकर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाई कहती है कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी करने नहीं आए, हम लोग तो सिर्फ अपनी कंपनी में वापस आए हैं, ये हमारी भी तो कंपनी है ना, और यहाँ पर मुझे अब एक डायरेक्टर की पोजीशन मिल चुकी है, तो इसलिए तुम्हें इतना जालिस नहीं होना चाहिए। देखो तुम्हारी तो अभी भी शादी हुई है ना, तुम जाओ और अपनी शादी के दिनों को एंजॉय करो जाकर, तुम्हारे पीछे कंपनी हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन जियांग को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर उसके बाद उनको बताया जाता है कि सिस्टम में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और अगर उसको अभी भी सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो बहुत मिलियन का लॉस हो सकता है। ये सुनकर हर कोई उस तरफ भागता है और बाई वहाँ पर उसको ठीक करने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। फिर वो जियांग से कहती है कि तुम ट्राई करके देख लो, अगर तुम कर सकती हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जियांग फिर उसको ठीक करने लगती है और थोड़ी ही देर के अंदर वो सारे सिस्टम को ठीक कर देती है। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर हर कोई बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बाई फिर लू से कहती है कि देखो मुझे लगता है कि ये सीट इसी को ही मिलनी चाहिए क्योंकि इसने बहुत कुछ कर लिया है। फिर उसके बाद जियांग अपने दिल में कहती है कि ये सब कुछ इतना बड़ा नहीं था जितना कि इन लोगों ने बना कर रखा हुआ था। और तभी फैंग को याद करता है और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है। जब सबके जाने के बाद फैंग ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहा था कि यहाँ के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करो, लेकिन उनका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ कंपनी को हर्ट कर लेगी और मेरी वाइफ ये सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है।
बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा उसके अंदर मसला क्रिएट करना, लेकिन नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन प्रेजेंट सीन में जियांग फैंग को कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर उसके बाद लू से कहता है कि मुझे ये बता दो कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया है। जियांग कहती है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन शायद तुम्हारे पास इतना दिमाग ही नहीं है। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग अपने घर पे होती है तो उसके पास डैड की कॉल आती है और डैड उसको कहते हैं कि हमें कंपनी के लिए कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए होगा तुमसे, तो तुम जल्दी से आकर हमें वो साइन करके दे दो, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो जियांग कहती है कि सॉरी, अब मैं सिर्फ एक शेयर होल्डर मीटिंग में आऊंगी, उससे पहले मैं आपसे मिलने बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और दूसरी तरफ जब वो अपने ऑफिस में होती है तो तभी असिस्टेंट उसके पास आकर कहती है एक गला स्टार्ट होने वाला है और आपको उसमें इनविटेशन आया है, क्या आप वहाँ पर जाएंगी? तो वो कहती है कि हाँ, मैं सोच तो रही हूँ। फिर वो सोचती है कि क्या मैं फैंग को भी इसके लिए इनवाइट कर सकती हूँ, हम दोनों साथ में चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। और दूसरी तरफ फैंग वहाँ पर कुछ लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो लड़के फिर फैंग से पूछते हैं कि हमें ये बताओ कि हमारी सिस्टर इन लॉ है कौन, हम तो उससे मिलना चाहते हैं और हम बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं उसको। फिर इतने में फैंग वहाँ पर जियांग को देख लेता है, वो भागता हुआ उसके पास आता है और सारे लड़के भी उसके पीछे भागते हुए आते हैं। वो सब लोग कहते हैं कि वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लेकिन लीडर इसने आपको कैसे संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि आप तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस इंसान हैं। ये सब कुछ देखकर फैंग उनको आंखें दिखाता है तो वो लोग चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद जियांग हंसने लगती है और वो फैंग को कहती है कि देखो, आज एक डिनर का ऑफर आया था, ये ऑफर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो हमें बहुत ही मजा आएगा, हम लोग काफी एंजॉय कर सकते हैं। फैंग कहता है कि सॉरी, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये देखकर जियांग काफी हैरान होती है और वो अपने दिल में कहती है कि क्या डायरेक्ट मुझे मना कर दिया, मतलब थोड़ी देर के लिए सोचा तक भी नहीं कि मैं क्या सोचूंगी इस बारे में। खैर चलो कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ ये लगा था कि मैं ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग वहाँ पर अकेली गई हुई होती है पार्टी में और वो हर किसी से मिल भी रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है कि थोड़ी देर में वहाँ पर सारी जगह क्राउडेड हो जाती है और जियांग भी देख रही होती है कि अभी थोड़ी देर में कौन आने वाला है। दूसरी तरफ दूर से बाई और लुक भी उसको वहाँ पर देख लेते हैं तो बाई कहती है कि मुझे लगता है कि उसके हस्बैंड ने इसको यहाँ पर अकेले आने दिया है, यानी कि वो भी नहीं चाहता कि वो हर जगह पर इसके साथ घूमता रहे, इसलिए इसने इसको यहाँ पर अकेले भेजा है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं, लेकिन तभी लू जियांग को साइड पर लेकर आता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमारी फैमिली के साथ कोऑपरेशन करना चाहोगी या फिर नहीं। देखो, मना मत करना, क्योंकि इसका तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जियांग उससे कहती है कि देखो, मेरी अब शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, तो तुम मुझे ये बताओ कि फिर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेशन किस खुशी में करूंगी। फिर वो लू के हाथ पे बहुत जोर से काटती है और वहाँ से भागने वाली होती है कि तभी वो मिस्टर जी से टकरा जाती है। तो तब वहाँ पर जियांग उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो उसका हस्बैंड है। तो तभी मिस्टर जी उसको कहता है कि देखो, तुम्हें ना अपने आप को संभाल कर चलना चाहिए, वरना कोई भी मैन तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर सकेगा। आगे से ख्याल रखना और इस तरह हर किसी के साथ टकराती ना फिरना। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और वो जियांग से कहती है क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। जियांग कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं ना घर जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो यही सोचने लग जाती है कि मिस्टर जी और मेरे हस्बैंड का क्या रिलेशन हो सकता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस इंसान से पहले कहीं पर मिल चुकी हूँ और ये काफी ज्यादा फैंग की तरह भी लगता है। ये सब कुछ क्या हो रहा होगा? क्या ये हो सकता है कि फैंग मुझसे झूठ बोल रहा हो? फिर उसके बाद जियांग और उसकी फ्रेंड दोनों वहाँ से चली जाती हैं। रेस्टरूम के करीब पहुँचने के बाद ही बाई दूर से उनको देख रही होती है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जी को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जो भी लड़की उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है तो उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं और बहुत बुरी सजा मिलती है उस लड़की को। तो मुझे लगता है कि जियांग को भी एक दफा सजा दिलवा देनी चाहिए। फिर बाई पीछे से जाकर जियांग को धक्का दे देती है और जियांग उस रूम के अंदर पहुंच जाती है। फिर वो अपने आप को सेटल करने के बाद मिस्टर जी के पास जाकर उनसे बात करती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे एक प्रोजेक्ट के लिए साइन करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जिस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं वो आप हमारी कंपनी के साथ सेटल कर लें, क्योंकि जिस तरह का एल्गोरिथम और स्ट्रक्चर आप लोगों को चाहिए वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। हमारे लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मिस्टर जी कहता है कि अच्छा, लेकिन मेरे पास तो कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे मैं इस बात पर बिलीव कर सकूं कि तुम मेरा काम बहुत ही अच्छे से करोगी। जियांग कहती है कि जी, असाइनमेंट तो कुछ भी मेरे पास नहीं है और ना ही कोई एविडेंस है मेरे पास, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, एक दफा मुझे चांस देकर देख लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको होपलेस नहीं करूंगी मैम। ये सब कुछ सुनने के बाद वो उसको ओके कर देता है। उसके बाद फिर असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, हम लोग आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर सोचेंगे और आपको जरूर रिप्लाई कर देंगे, आप अब यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बाहर आने के बाद वो सू से कहती है कि ये सब कुछ मेरे लिए कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं सब कुछ कह चुकी हूँ और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि मुझे जरूर रिप्लाई करेंगे इसके लिए। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। ये सब कुछ दूर से बाई और लू भी देख रहे होते हैं। तो बाई कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है,
उसको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, हम लोग क्या करेंगे फिर? तो तभी फिर लू से कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन है ही नहीं कि वो उस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सके। मिस्टर जी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई उनके ऊपर पूरा उतर भी सकता, तो इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ एक वेट्रेस एक ड्रिंक देती है जियांग को, और उस ड्रिंक को पीने के बाद उसकी हालत काफी खराब होने लग जाती है। वो रेस्ट रूम में जा ही रही होती है कि तभी मेड भी उसके साथ उसको रेस्ट रूम में लेकर जाती है, और कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर जी भी पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो काफी परेशान हो चुका था उसकी हालत को देखकर, तो जियांग तभी उसके क्लोज होने लगती है। मिस्टर जी कहता है कि तुम एक दफा फिर से सोच लो कि ये सब कुछ तुम खुद करना चाह रही हो, उसके बाद इसके लिए तुम मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करना। ये सब कुछ देखने के बाद जियांग उसको खुद से दूर करती है, उसको थप्पड़ मार देती है। वो कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं फैंग की वाइफ हूँ, तुम मेरे क्लोज भी नहीं आ सकते। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ वहाँ पर लू और बाई भी पहुंच चुके थे। वो लोग जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बाई कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मैंने तो उसको इसी कमरे में भेजा था, वो यहाँ से कहाँ जा सकती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर पेट जियांग का चेकअप कर चुके होते हैं और वो फैंग को कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। और फिर जब उसको होश आता है तो सू उसके पास होती है। फिर उसके बाद वो सुबह उठती है तो वो याद करती है कि उसके साथ रात को क्या क्या हो चुका था, और जब वो ये देखती है कि वो मिस्टर जी की बहुत ज्यादा क्लोज थी तो ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि उसके क्लोथ किसने चेंज किए हैं, तो सू उसको बताती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज करवाए थे क्योंकि तुम काफी अनकंफर्टेबल थी उन सब के अंदर। फिर उसके बाद जियांग अपने दिल में कहने लगती है कि मिस्टर जी तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और वो खुद मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, तो यानी कि अब वो मेरे साथ ऑपरेशन तो किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सू से पूछती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और मिस्टर जी के दरमियान में कुछ हुआ था। ये सुनकर वो डर जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था हमारे दरमियान, लेकिन बस थोड़ा कुछ हो गया था, लेकिन प्लीज तुम इस बारे में ना उसको कुछ भी मत बताना, मुझे खुद भी बहुत ही मुश्किल से ये बात याद आई है अभी। फिर वो उसके क्लोज होकर उसको कहती है कि मैं उसको किस करने वाली थी, ये देखो कितना शेमलेस मोमेंट था ना ये, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं उस ड्रिंक को पीने के बाद मुझे क्या हो गया था। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कज़न मुझे डिवोर्स तो नहीं देगा ना? फैंग इस बारे में मेरे साथ कैसा रिएक्शन करेगा? सू कहती है कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो कुछ भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि चलो हम लोगों को चल के कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर फैंग के लिए कुछ कपड़े पैक करवा लेती है कि इतने में वहाँ पर लू और बाई भी आ जाते हैं, और लू वहाँ पर जियांग को देख लेता है। वो उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम कल रात कहाँ पर चली गई थी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा था वहाँ पर। ये देखकर जियांग उसको खुद से दूर करती है। फिर उसके बाद वहाँ से अपने क्लोथ लेकर जाने लगती है कि तभी लू उन कपड़ों को चेक करता है और कहता है कि ये तो मेरे साइज के हैं ही नहीं, ये तुम किसके लिए लेकर जा रही हो? ये सब कुछ देखने के बाद जियांग भी काफी हैरान होती है और वो अपने दिल में कहती है कि मैं इसी शॉप पर आती थी पहले भी शॉपिंग करने के लिए, और मैंने यहाँ पर उनको एक ही साइज बता रखा था, मैं तो उनको ये बताना ही भूल गई कि मेरा साइज इस दफा चेंज होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने नए साइज के कपड़े दिए हैं, मुझे ऐसे कैसे हो सकता है? फिर वो उनसे कहती है कि आप एक काम करें कि इससे 2 साइज लार्जर मुझे कपड़े दे दें। तो तब वहाँ पर सू भी उनको कहने लग जाती है कि हाँ आप लोग इसी तरह के कपड़े दें उसको, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा टॉल और हैंडसम है, तो इसीलिए उसको उसी तरह के कपड़े चाहिए। फिर उसके बाद जियांग सू से कहती है कि हमें नेक्स्ट टाइम एक मॉल जाना चाहिए, यहाँ पर तो देखो हर तरह की चीजें आ जाती हैं कपड़े खरीदने के लिए। फिर उसके बाद वो मेड से अपने कपड़े ले लेती है और कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वो सू के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद जियांग सबसे पहले फैंग के पास जाती है और वो उसको कपड़े देती है। वो कहती है ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद कर आ चुकी हूँ, तो इसलिए तुम जाओ और जाकर इनको वेयर करके आओ। तो फिर फैंग उससे कहता है कि वो सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी पर जाना होगा। तो जियांग उसको ओके कर देती है और फिर लेट नाइट को वो लोग एक पार्टी में आ जाते हैं और वहाँ से लू और बाई भी गुजर रहे होते हैं, तो वो दोनों उसको वहाँ पर देख लेते हैं। वो लोग फौरन से जियांग के पास आते हैं और तभी बाई कहती है कि वाह अब तो तुम कितनी और आदमियों के साथ हो ना। तो लू कहता है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस होती जा रही हो कि तुम्हें अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने कौन आता है, तुम हर किसी के साथ डेट स्टार्ट कर चुकी हो। ये सब कुछ सुनकर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर तभी फैंग खड़ा होता है और वो लू को बहुत जोर से पकड़ लेता है। वो कहता है कि दोबारा इस तरह की बकवास तुम मेरी वाइफ के सामने नहीं करोगे और मेरी वाइफ के लिए तुम अपनी जबान से कोई और लफ्ज नहीं निकालोगे, अब बस बहुत हो गया है और तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो लू कहता है कि ये सब कुछ जियांग ने मेरे लिए पसंद किए थे। जियांग कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने सबसे पहले ये अपने हस्बैंड के लिए पसंद किए थे, अगर तुम भी वही चीज लेना चाहते हो जो कि मैं ले चुकी हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए प्लीज तुम हमारी कॉपी करना ना बंद कर दो अब, और ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं और चले जाओ तुम लोग, हर दफा हमारे सामने तुम लोगों को आने की क्या जरूरत है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में जब पार्टी एंड हो जाती है
तो जियांग और फैंग भी वहाँ से बाहर निकलते हैं। जियांग कहती है कि आज तो बारिश हो रही है। फिर इतने में वहाँ पर फैंग का एक फ्रेंड आकर उनको एक अम्ब्रेला दे देता है और फैंग फिर जियांग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उठाकर घर ले जाऊंगा। फिर उसके बाद वो उसको अपनी बैग पर उठाता है। ये सब कुछ देखकर जियांग काफी खुश होती है। वो साथ में पिक्चर्स क्लिक करती है और उसको पोस्ट कर देती है। दूसरी तरफ मेड्स भी वही पिक्चर्स देख रही होती हैं बहुत ही शौक से। तभी लू कहता है कि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ जियांग ने मेरे बारे में पोस्ट किया होगा। फिर उसके बाद बाई उससे कहती है कि ठीक है, फिर तुम खुद ही देख लो कि उसने क्या पोस्ट किया है। जब वो उसकी पोस्ट की हुई चीज को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि वो ये सब कुछ कैसे कर सकती है। उसको किसी और आदमी को अपने ऊपर पोस्ट नहीं करना चाहिए था। उसकी प्रोफाइल पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए था। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग एक ज्वेलरी शॉप में आती है और वहाँ पर वो एक आदमी से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैंने आपसे प्रोजेक्ट की बिडिंग के बारे में कुछ बातें करनी है। तो वो आदमी कहता है कि सॉरी, इस वक्त मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर घूम रहा हूँ, अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आज उसकी बर्थडे है तो इसीलिए मैं इसको कुछ अच्छे से दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज तुम मुझे उसके अंदर तंग बिल्कुल भी मत करो। दूर से फिर वहाँ पर लू और बाई भी आ जाते हैं और तभी बाई कहती है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर भी सिर्फ अपने आप को बदनाम करने के लिए आई हुई है, क्योंकि देखो वो आदमी तो उस लड़की की बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता, लेकिन जियांग फिर भी चाहती है कि वो इस बारे में उनसे जरूर बात करे। फिर उसके बाद लू कहता है कि उसको छोड़ो, हम लोग एक नेकलेस बाय करते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर शॉपकीपर से कहते हैं कि आप हमें एक बहुत ही अच्छे से नेकलेस दिखा दें। शॉपकीपर उनके सामने एक नेकलेस रखती है। लू कहता है कि बहुत ही प्यारा है, इसको पैक कर दें। तो शॉपकीपर कहती है कि सॉरी, मुझे अभी याद आया है कि ये नेकलेस रिजर्व है हमारा, ये हम आपको किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। लू कहता है कि मैं आपको 3 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। ये सब कुछ मॉनिटर से फैंग भी देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ठीक है, अब तुम जाओ वहाँ पर और जाकर बिडिंग करवाओ इसके ऊपर, जो भी इसके सबसे ज्यादा बोली लगाई गई उसको दे देना, लेकिन कोशिश करना कि जियांग जीतनी चाहिए। फिर उसके बाद असिस्टेंट वहाँ पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि इसके ऊपर हम लोग बिडिंग करते हैं और वहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा बिडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जियांग वहाँ पर 21 मिलियन की बिडिंग कर देती है और इतने पैसे किसी के भी पास नहीं होते। लू वहाँ से बाई को ले जाता है और फिर उसके बाद जियांग जब उस नेकलेस को ले लेती है तो वो नेकलेस उसी अंकल को गिफ्ट कर देती है और फिर उससे कहती है कि अब आप प्लीज मेरी इस फाइल को एक दफा चेक कर लें, मैं आपके साथ सच में प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ और आप देख सकते हैं। तो वो क्लाइंट देखता है कि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा खुश है, तो वो भी फिर उस फाइल को ले लेता है और चेक करने लग जाता है। और फिर उसके बाद असिस्टेंट जियांग को कांग्रेचुलेट्स करता है। जियांग कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा नहीं आया क्या? देखो, तुम्हें तो मेरे ऊपर गुस्सा करना चाहिए था कि जो नेकलेस तुम बाय करना चाह रहे थे वो मैंने बाय कर लिया है और वो तुम्हें मिल ही नहीं पाया। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ सकता, तो प्लीज आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और जियांग को ये सब कुछ काफी वियर्ड लगता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ असिस्टेंट जाकर सब कुछ फैंग को बता देता है और वो कहता है कि जो कुछ आपने मुझे करने के लिए बोला था वो काम मैं बहुत ही अच्छे से कर चुका हूँ। ये सुनकर फैंग काफी सेटिस्फाई हो जाता है और दूसरी तरफ ये सारी चीज जियांग सबको बता रही होती है। वो उन सबको कहती है कि हमारे हाथ एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लगा है और आप लोगों को पता है कि उसके बाद हम लोगों की फैमिली और इसकी हालत काफी बेहतर हो सकती है, हमारी कंपनी काफी ग्रो कर सकती है। उसके बाद ये सब कुछ सुनने के बाद वहाँ पर हर कोई बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वहाँ पर एक लड़की आकर सबको बताती है कि आग लग चुकी है, सब लोग जल्दी से बाहर निकल जाओ। ये सब सुनकर जियांग काफी हैरान होती है। जब वो बाहर निकलने वाली होती है तो वहाँ पर उसके डोर को किसी ने लॉक कर दिया था। वो उस लॉक को खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती है और साथ ही वो फैंग को कॉल भी कर चुकी थी। वो उससे कहती है कि जल्दी करो, लेकिन प्लीज यहाँ पर पहुंच जाओ, यहाँ पे आग लग चुकी है। और वो अपने दिल में कहती है कि क्या इस लाइफ के अंदर भी मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? मैं ऐसे नहीं मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड्स पहुंच जाते हैं और फैंग फौरन से अंदर भागते हुए जाता है और वो ऑफिस में जाता है। वहाँ पर वो जियांग को देख चुका होता है। वो उसको उठाकर बाहर लेकर आने ही वाला होता है कि तभी उसके ऊपर भी थोड़ी आग लग जाती है और वॉल का थोड़ा सा पार्ट उसके ऊपर आकर गिरता है, लेकिन फिर उसके बाद भी वो जियांग को बचाता है, वो उसको रेस्क्यू करता है और थोड़ी देर बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जियांग के पास मॉम और सू भी आई हुई होती है। जब थोड़ी देर में जियांग की आंख खुलती है तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सब कुछ छोड़े, आप लोग मुझे ये बताएं कि फैंग किधर है? क्या मैं आप लोगों के कॉल से एक नंबर मिला सकती हूँ? मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट बात करनी है, प्लीज आप लोग मुझे बात करने दें। फिर उसके बाद मॉम उसको अपना मोबाइल दे देती है। वो सबसे पहले फैंग को कॉल करती है, लेकिन पहले उससे कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा था, बार बार उसका नंबर बंद जा रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद वो काफी घबरा जाती है। वो बार बार उसको कॉल्स कर रही होती है, लेकिन वो उसकी कॉल ही अटेंड नहीं किए जा रहा था और वहाँ पर सू उसको कंसोल कर रही होती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो ठीक होगा, वो अपना ख्याल रखना बहुत ही अच्छे से जानता है। और दूसरी तरफ एक डॉक्टर फैंग को पट्टी करके दे रहा होता है। वो उससे कहता है कि
देखो तुमने अपनी जान को रिस्क में डाल दिया है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। तो फैंग कहता है कि मैं ये सब कुछ कैसे ना करता हूँ। तुम जानते हो ना कि एक फायर फाइटर की ये जॉब होती है कि वो दूसरों की लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। और जब मुझे ये पता चला कि वहाँ पर एक लड़की फंसी हुई है तो मेरा काम था उसको बचाना। अगर मैं उसको ना बचाता तो वो कब की जल चुकी होती। ये सब मेरी ड्यूटी का एक पार्ट था और मैंने कुछ भी नहीं किया है अलग से। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है वो सब कुछ, या फिर तुम याद रखना कि तुमने एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी। तुमने सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि तुम्हारी ये इंजरी जल्दी हील कर सके। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लड़के भी आ जाते हैं और वो लोग फैंग को ये बात बताते हैं कि आपको पता है कि हमें एक लड़की काफी देर से कॉल्स कर रही है। वो हमारे नंबर पे कॉल करती है और हमसे कहती है कि वो आपकी वाइफ है, लेकिन हम जानते हैं ना कि आपकी वाइफ की आवाज तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। वो हमसे बार बार यही बात करती है और हमने अब उसको बहुत ही ज्यादा डांटा है। ये सब सुनने के बाद फैंग काफी हैरान होता है। फिर वो अपने मोबाइल की तरफ चेक करता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद उसके जाने के बाद डॉक्टर उन लोगों को डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग क्या पागल हो चुके हो, एक लड़की को तुम लोग ये कह रहे हो कि उसकी आवाज प्यारी नहीं है। तुम लोग जानते हो ना कि वो फायर से बचकर आई है और स्मोक की वजह से उसके थ्रोट पर असर हुआ होगा, जिसकी वजह से उसकी आवाज थोड़ी बैठ गई होगी। तुम लोगों को क्या इतनी भी अकल नहीं है? तो फिर वो लड़का कहता है कि सॉरी, इस बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। फिर उसके बाद वो लोग फौरन से भागते हुए अपने लीडर के पास जाते हैं और दूसरी तरफ फिर फैंग वहाँ पे हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है। वो पहले असिस्टेंट से मिलता है तो असिस्टेंट उसको बताता है कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ और मुझे बहुत ज्यादा चीजें पता चली हैं इसके बारे में, मैं आपको सबको तफसील से बताऊंगा। फैंग कहता है कि ठीक है, सबसे पहले मैं जाकर अपनी वाइफ से मिल लूँ। फिर उसके बाद वो जियांग के रूम में जाता है। वहाँ पर सब लोग उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जियांग भी बहुत ही खुश होती है। फिर उसके बाद आंट और सू फौरन वहाँ से भागते हैं। उनके जाने के बाद फैंग फौरन से जियांग को हक कर लेता है। वो उससे कहता है कि देखो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अब, ताकि तुम इंजरी को क्योर कर सको। और अब मैं विश करता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाना। तो जियांग कहती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैसे हो और ये सब कुछ कैसे हुआ था। तो फैंग उससे कहता है कि देखो, ये सब कुछ बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें सब कुछ जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। इन्वेस्टिगेशन से यही बात पता चली है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये आग किसी और ने लगवाई है, क्योंकि ऐसे ही तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता है ना। मुझे लगता है कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी और वो सब कुछ क्या है वो जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम लोग खुद पता लगवा लेंगे। तो इसलिए अब तुम अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर लू और बाई भी आ जाते हैं। जियांग उनको वहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है। लू अंदर आकर वहाँ पर उसके लिए बहुत सारा सामान रखता है। फिर वो उससे कहता है कि देखो, तुम एक ऐसे इंसान के साथ अब भी रहना चाहती हो जिसको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तुम एक बार फिर से सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। और फिर उसके बाद बाई उससे कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए सूप भी लेकर आई हूँ। चलो ठीक है, ये सूप मैं अब तुम्हें खुद सर्व करूंगी, तुम इसको ट्राई करना, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा ये सब कुछ। तो जियांग तब उससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि जिस वक्त वहाँ पर आग लगी थी तुम किधर थी उस वक्त। लू कहता है कि तुम कैसे सवाल किए जा रही हो उससे, वो अपनी कंपनी में आग क्यों लगवाएगी, वो तुम्हारी सिस्टर है, ये बात तुम क्या भूल चुकी हो। जियांग कहती है कि देखो, इस वक्त मैं किसी के ऊपर भी यकीन नहीं कर सकती, मैं मरते मरते बची हूँ, तुम जानते हो ना ये बात। लू कहता है कि तुम बहुत ही डिस्कस्टिंग हो। उसके बाद वो बाई को वहाँ से लेकर चला जाता है और फिर उसके बाद दूसरी तरफ सूज को सब कुछ बताती है। वो उसको कहती है कि जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो अब पता नहीं हम लोगों को मिलेंगे भी सही या फिर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मिस्टर जी से इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। उनका प्रोजेक्ट मिलने के बाद हम लोगों की कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगी। और दूसरी तरफ फिर जियांग वहीं पर ही कुछ जाने के लिए सोच रही होती है कि इतने में लू उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ब्लॉक किस खुशी में किया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर उसके बाद वो उससे हाथ छुड़वाकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी वो फैंग से टकरा जाती है। फैंग उससे कहता है कि तुम फिर से मुझसे टकरा गई हो। जियांग कहती है कि सॉरी, मैं आपसे ही बात करने आ रही थी। तो फैंग कहता है कि ठीक है, चलो फिर मेरे साथ मेरी कंपनी चलो। फिर दूसरी तरफ जियांग काफी देर से उसके ऑफिस में बैठी हुई होती है और वो फैंग को कॉल्स और मैसेजेस करके कह रही होती है, तुम जानते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, पता नहीं ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया है। और दूसरी तरफ मिस्टर जी यानी कि फैंग उसको रिप्लाई कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद जियांग फिर उसके ऑफिस के अंदर जाती है। वहाँ पर सबसे पहले तो मिस्टर जी उससे कहता है कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट की बिडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन देन उसके बाद वो उसकी फाइल पर साइन कर देता है। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसको एक आइडिया आता है। वो दोबारा से उनके पास आकर असिस्टेंट को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अब धोखा दें लू को। और दूसरी तरफ लू देख रहा होता है कि उसके बिडिंग की प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई होती जा रही होती है। ये देखकर डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ जो इन्वेस्टमेंट किया है मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ कि वो बहुत ही ऊपर जा रही है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी प्राइस डाउन होने लगती है। ये देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद डैड वहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीखते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है।
और तभी बाई कहती है कि ये सब कुछ तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जियांग। अगर तुम इस वक्त हमारी कंपनी के साथ होती तो ये सब कुछ हमारे साथ होता ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ बाई लेट नाइट को जब अपने घर वापस जा रही होती है तो वो वहाँ पर रास्ते में कार के अंदर फैंग को भी देख लेती है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो उसके साथ जाकर बैठ जाती है। फैंग उसको देखकर काफी हैरान होता है। तो तभी वो उससे कहती है कि तुम जानते हो कि तुम ये बात कभी भी समझ नहीं पाओगे कि जियांग लू को कितना ज्यादा लव करती थी और उसकी पास की जितनी भी बातें हैं ना वो मैं सबकी सब तुम्हें बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे बार में लेकर चलना होगा और हम लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करेंगे। तुम मान चुके हो मेरी बात? फिर उसके बाद वो दोनों बार के अंदर आते हैं। वहाँ पर बाई उसको ड्रिंक सर्व करती है। जब फैंग वो ड्रिंक पी लेता है तो बाई उसको अपने क्लोज करती है और कहती है कि अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने तुम्हें बतानी है, तो इसीलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो तभी फैंग उसको खुद से दूर करते हैं और कहता है कि प्लीज तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और अब तो मैं एक भी लफ्ज जियांग के बारे में नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से। फिर इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो कहती है कि हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ इलीगल चीजें बेची जा रही हैं और यहाँ पर स्मगलिंग भी हो रही है। फिर उसके बाद वो हर जगह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि हाँ ये सब कुछ बिल्कुल सच था। फिर उसके बाद वो फैंग को भी वहाँ से लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिसर फिर फैंग से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही हम इस जगह तक पहुंच पाए हैं, वरना हमें तो कभी पता ही ना चलता कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो फैंग कहता है कि वो सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है, अब मैं ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, अब आप लोगों ने इस सबको हल करना है। तो पुलिस ऑफिसर फिर उसको ओके कर देता है। एंड देन उसके बाद जब वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुका था तो वो वापस अपनी कार में आकर बैठता है। वो सू से कहता है कि जल्दी करो, मुझे जियांग के पास लेकर चलो। ये सुनकर सू बहुत ही खुश हो जाती है। वो फौरन से उसको जियांग के पास छोड़कर वहां से भाग जाती है। जियांग ये देखकर काफी हैरान होती है कि वो इतना ज्यादा ड्रंक है। वो फौरन से उसको बाथरूम लेकर जाती है और तब वो उसको बाथटब में बिठाने ही वाली होती है कि वो खुद भी अंदर गिर जाती है। फिर उसके बाद फैंग उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक खुद तुम नहीं चाहोगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। फिर उसके बाद जियांग उसको किस कर देती है और नेक्स्ट सीन में फिर असिस्टेंट की जियांग के पास कॉल आई हुई होती है। असिस्टेंट फिर फैंग को ये सब कुछ बता रहा होता है, जो कुछ कल रात आप करवा चुके हैं और जो कुछ भी प्रोजेक्ट के दरमियान हो चुका है उस हर चीज की डिटेल वो फैंग को दे रहा होता है। कि इतने में पीछे से जियांग आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा तो यानी कि फैंग तुम ही मिस्टर जी हो, और देखो मैं यहाँ पर कितना ख्वार होती फिर रही थी और तुमने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला है, कितना धोखे में रखते हुए आए हो ना तुम मुझे। तुम ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो कि झूठ बोलते होते हैं, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे झूठ बोला। तुमने अपनी रियल आइडेंटिटी मुझसे छुपा कर रखी। तुमने ऐसा क्यों किया था? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, हमें डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। फिर उसके बाद वो उसको बैक हक कर लेता है और वो कहता है कि देखो प्लीज तुम मुझे इस तरह छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें एक एक बात बताऊंगा कि मैंने ये सब कुछ असल में किया क्यों था। फिर उसके बाद दूसरी तरफ फैंग सब कुछ जियांग को एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो कहता है कि कुछ एनिमीज मेरे पीछे पड़ गए थे, वो मुझे जान से मारना चाहते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रहता हूँ यहाँ पर, इस तरह किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं जिंदा भी रह पाऊंगा। इसीलिए मैं एक रेस्क्यू टीम के साथ ज्वाइन हो गया था। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अब भी उनके साथ जॉब करूंगा और मेरी रियल आइडेंटिटी वही होगी जो कि सबके सामने है। मैं किसी से कुछ भी नहीं एक्सप्रेस कर सकता। तो जियांग कहती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन देखो हम लोग तो हस्बैंड और वाइफ थे ना, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। फैंग ये सब कुछ सुनकर काफी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या तुमने अभी अपने आप को हस्बैंड कहा है और हमारे रिलेशन को हस्बैंड वाइफ बोला है तुमने, है ना? तो जियांग कहती है कि हाँ मैंने यही सब कुछ बोला है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि अच्छा तो यानी कि तुम अब हमारे रिलेशन को दिल से मान चुकी हो। तो जियांग कहती है कि हाँ तुम जानते हो और अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद वो उसको हक कर लेता है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ एक शेयर होल्डर की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सब लोग आए हुए होते हैं और तभी वहाँ पर असिस्टेंट अनाउंस करता है कि इस कंपनी के 70% शेयर्स जियांग के पास हैं, यानी कि वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और अब जो कुछ वो कहेगी वही सब कुछ होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद डैड काफी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूँ, ये सब कुछ झूठ है। फिर तभी मॉम वहाँ पर उनके आगे फाइल फेंकती हैं जो कि कुछ और नहीं बल्कि डाइवोर्स एग्रीमेंट होता है। फिर वो कहती हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, अब मैं मजीद एक स्कम्बैग इंसान के साथ नहीं रह सकती। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिर उसके बाद जियांग वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स करती है जिसके बाद हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उसके लिए क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब वो दोनों बाहर निकल कर आते हैं तो असिस्टेंट फिर जियांग को बताती है कि ये काफी देर से यहाँ पर बैठा हुआ है और 1 मंथ हो गया ये यहाँ पर रोजाना आता है और इसी तरह नील डाउन करके बैठ जाता है। फिर उसके बाद लू जब वहाँ पर जियांग को देखता है तो वो फौरन से खड़ा होकर उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा गलत था, प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो, देखना मैं हर चीज बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तुम जानती हो कि मुझे जिस लड़की से लव था वो सिर्फ तुम थी, उसके अलावा और कोई भी नहीं, और मैं जो समझता था वो सब कुछ एक धोखा था। बाई मुझसे कभी भी लव नहीं करती थी।
तो तब जियांग उससे कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ पास्ट में वापस बिल्कुल भी नहीं जा सकती, क्योंकि पास्ट मेरे लिए हर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है और पास्ट मुझे बहुत ही सैड करता है। और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छे से देख चुकी हूँ और मैं जान चुकी हूँ कि तुम असल में कैसे इंसान हो। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत आसानी से तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद लू काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या पास्ट लाइफ से तुम्हारा क्या मतलब है, यानी कि तुम उस लाइफ को स्पेंड करके यहाँ पर आ रही हो। ये सब कुछ सुनने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर उसके बाद जियांग स्माइल करती है और फैंग के साथ वहां से जाने लगती है और वो अपने दिल में कहती है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है। गॉड ने मुझे एक सेकंड लाइफ दी है जिसके बाद मैं अपनी हर गलती को ठीक कर सकती हूँ। तो लू को क्या लगता है कि मैं उसके साथ वापस जाकर वही गलती दोबारा से दोहराऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मैं ये बात सीख चुकी हूँ कि मुझे हर बुरी चीज को गुड बाय कहना चाहिए और यही सब कुछ मुझे स्ट्रांग बनाएगा। उसके बाद मैं एक राइट पर्सन से मिली जो कि कोई और नहीं बल्कि फैंग था और उधर लू काफी देर से उसको सॉरी कर रहा होता है। वो कहता है कि आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम जानती हो ना कि मैं बहुत ही ज्यादा गलत था, अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम एक दफा मुझे माफ कर दो। लेकिन जियांग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर उसके बाद जब वो दोनों बाहर निकल कर आते हैं तो तभी हम लोगों को एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग जब जियांग को प्रपोज करने के लिए जाने वाला था तभी वो देखता है कि उससे पहले ही लू ने उसको प्रपोज कर दिया था और यहाँ तक कि वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर चुकी थी। ये सब कुछ देखने के बाद वो टूट जाता है। उसके बाद जब वो अपने ऑफिस में होता है तो तभी उसके पास जियांग का मैसेज आता है और जियांग उससे कहती है कि तुम जानते हो कि मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान से मिल चुकी हूँ जिसको मिलने के बाद मुझे और कोई भी इंसान नहीं चाहिए। तो तब फैंग उसको कहता है कि ठीक है, मैं विश करता हूँ कि तुम उसके साथ हमेशा खुश रहो। एंड देन प्रेजेंट सीन में जियांग उसको देखकर स्माइल करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे लव की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। तो तभी फैंग उससे कहता है कि देखो मैं भी तुमसे ये बात प्रॉमिस करता हूँ कि इस लाइफ में भी और अगली लाइफ में भी मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा और कभी भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। फिर वो उसको हग कर लेता है और इस सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।